हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है कि घटना चक्र में पहले टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं एंड उसके बाद सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे तिरंगे झंडा में सबसे ऊपर जो कलर है केसरिया कलर का, वो किसका प्रतीक है? तो त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, ठीक है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है, ठीक। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। धर्म चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है, ठीक। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टियों में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 3:2 है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ध्वज जो है हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत रंग सच्चाई और शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी जो है वह उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का राजचिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक के चिन्ह सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है, 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ठीक है। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, ठीक। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ठीक है। कब अपनाया? राष्ट्रीय कैलेंडर अगर पूछा जाए कब अपनाया गया, और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ना वो शक संवत पर आधारित है। एक होता है शक संवत, एक होता है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत नहीं, शक संवत पर आधारित है और इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 में। चैत्र माह में इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा नदी डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम है, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गंगेटिक, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन किया गया है
और भारतीय मोर जो है वैज्ञानिक नाम है इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस को भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है? तो इसका सही आंसर है 52 सेकंड, 52 सेकंड। नेक्स्ट है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था और यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र 21 तिलियां हैं। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियां हैं। ठीक, तो इसलिए ये गलत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो इस तरीके से केवल 1 सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो अभी हमने देखा 22 जुलाई 1947 को। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप है 600 mm × 400 mm। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है कि ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। ये सही है। ठीक है, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो एक कथन एक गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ देखिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों का उल्लेख किया गया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसके अनुसार भारतीय ध्वज का आकार आयताकार होगा और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मानक आमाप 600 mm × 400 mm नहीं है। भारत के राष्ट्रीय झंडे के मानक आमाप निम्नलिखित निर्धारित किए हैं। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं 6300 × 4200, 3600 × 2400। ठीक है, 2700 × 1800, 1800 × 1200, 1350 × 900, 900 × 600, 450 × 300, 225 × 150 एंड 150 to 100। ठीक है, तो इस तरीके से कथन एक गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं और यह न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सी, बाघ। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा किस पे आधारित है, शक संवत पे। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट टॉपिक है संघ एवं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1957 के द्वारा 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। ठीक है। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 कौन कौन सा ये था, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों या क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था एंड भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति है। ठीक है। भाग 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद की शक्ति है। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात जो इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है। अनुच्छेद 2 में है कि भारत में अगर कोई नए राज्य का प्रवेश करना है या नए राज्य की स्थापना करना है तो वो संसद की शक्ति ऐसा है दिया हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन ऐसा कर सकता है, संसद को ऐसा शक्ति है अनुच्छेद 3 के अनुसार। ठीक है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। ठीक, इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके ही किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है।
जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन जो है वह भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। ठीक, दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जे.वी.पी. समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या होगा, भाषा होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। तो ध्यान में रखिए कि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को क्या किया गया, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। ठीक है, आंध्र प्रदेश भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता के पश्चात जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। ठीक, और इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे इस आयोग का, तो ध्यान में रखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, 1953 में। और इस आयोग के 2 सदस्य थे। फर्स्ट थे के.एम. पनिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू। ठीक है, इसी आयोग के कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। यहाँ देखिए नए राज्यों का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972। ठीक है, एंड त्रिपुरा 21 जनवरी। तो ध्यान में रखिएगा ये 3 राज्य जो है ना, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये 3 राज्य हैं जिसका पुनर्गठन कब किया गया। इन राज्यों का गठन किया गया 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987 एंड अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश दोनों को 20 फरवरी 1987 को गठन किया गया। गोवा का गठन 30 मई 1987। ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 एंड झारखंड 15 नवंबर 2000। ये तीनों को 2000 में, लेकिन डेट अलग अलग है। तेलंगाना 2 जून 2014 को, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। सेकंड कथन है कि भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। ठीक है, भारत जो है 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ये भी सही है। ठीक, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य निर्धारित किया गया है। साथ ही भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो ये राज्यों का यूनियन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे।
राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची, ठीक है, प्रथम अनुसूची में किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 को। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार है, भारतीय संसद में निहित है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय राज्य में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, डिफरेंस बहुत माइनर डिफरेंस है। यहाँ अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण है, ठीक है, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद में निहित है, और अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश, ठीक है, और या स्थापना की शक्ति जो है वो संसद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को। नेक्स्ट है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट है कि संसद जो है वह विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। सेकेंड है कि इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। थर्ड है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। एंड ऑप्शन डी है कि इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, ठीक है, जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि भारत संघ नहीं है। कारण है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ए गलत है एंड आर सही है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है यह राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद जो है वह बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो ऑप्शन डी, राज्यों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए एंड दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। यह सही है। सेकेंड, कारण दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद जो है वह विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तथापि इसी अनुच्छेद के परंतु के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम को परिवर्तित करता है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ठीक, हालांकि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? फर्स्ट है कि विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, सही है। सेकेंड है कि लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है, ये भी सही है। थर्ड है कि किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद जो है विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के संदर्भ में उस राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अतः किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, बल्कि यह संसद की शक्तियों में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्तियों के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 16 के तहत लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। फर्स्ट है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, यह भी सही है। थर्ड है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यह भी सही है। तो इस तरीके से सभी सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ में से विलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ठीक है, वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक। सेकेंड है कि अलग होने की मात्र वकालत करने का अभिव्यक्ति ही की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्य या राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट क के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निबंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। ठीक, तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। ठीक, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम राज्य था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, भारत में 28 राज्य, जब ये प्रश्न पूछा गया था 2002 में, उसमें भारत में 28 राज्य और 7 संघीय प्रदेश थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई थी, जब बनी थी उस टाइम 29 हो गई थी, लेकिन बाद में फिर आप यहाँ देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। ठीक है, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है और इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 69वां। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और विधान परिषद का उपबंध किया गया। ठीक है, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश है एंड दूसरी तरफ जिस वर्ष बना उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, लक्षद्वीप कब बना? 1956 में। ठीक, दमन और दीव 1962 में, चंडीगढ़ 1966 एंड दादरा और नगर हवेली 1961। अब तो दादर एंड नगर हवेली दमन दीव एक साथ ही हो गए, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन के तहत लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम दिया गया। ठीक है,
दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली आधिपत्य से भारतीय क्षेत्र में समामेलित किया गया तथा मार्च 1962 में संसद द्वारा अधिनियमित 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव को भूतलक्षी प्रभाव से 20 दिसंबर 1961 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्ष 1987 में गोवा के राज्य बनने के साथ दमन और दीव पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा 11 अगस्त 1961 से दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया। ठीक, नोट है कि 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण कर दिया गया, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। फर्स्ट है कि 240 फर्स्ट क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सही है। 240 फर्स्ट ख लक्षद्वीप, ये भी सही है। 240 फर्स्ट ग दमन और दीव, ये भी सही है। 240 फर्स्ट घ पुडुचेरी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 240 फर्स्ट, ये फिफ्थ होगा, ये पुडुचेरी। ठीक, अनुच्छेद 240 फर्स्ट घ को विलोपित कर दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? फर्स्ट है दादरा एवं नगर हवेली, सही है। दमन और दीव, ये भी सही है। पुडुचेरी, ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकने की शक्ति प्राप्त है। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के भंग होने या निलंबित रहने की स्थिति में ही राष्ट्रपति जो है वह वहाँ के लिए ऐसे विनियम बना सकता है। साथ ही राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 58 के अनुसार लद्दाख जो है वह संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत विनियम बना सकता है। गोवा, दमन और दीव पहले एक ही संघ राज्य क्षेत्र थे, परंतु वर्ष 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और तदनुसार अब गोवा के संदर्भ में विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? फर्स्ट है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये तो सही है। सेकंड है कि दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। थर्ड है कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी है कि दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये गलत हो जाएगा। ये फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली औपनिवेशिक के अंतर्गत थे। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, हमसे गलत पूछा गया था। दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम एक नया राज्य बना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 36वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के 35वें संशोधन 1954 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम जो है यह राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? फर्स्ट है कि 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, यह भी सही है। थर्ड है कि इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, यह भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3।
36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब? तो 1975। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 36वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 53वां 53rd। ठीक है, 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371 जी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? फर्स्ट है कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, गलत हो जाएगा। सेकंड है ऑप्शन बी है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है कि संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हरियाणा बना, सेकंड नंबर पे गोवा, थर्ड नंबर पे झारखंड एंड फोर्थ नंबर पे तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ देखिए, गोवा राज्य बना था 30 मई 1987 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को एंड हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले होगा सिक्किम, सेकेंड नंबर पे होगा अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ नंबर पे झारखंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 1 अक्टूबर 1953 को। राजस्थान का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र का गठन हुआ 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971। मेघालय 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 एंड झारखंड 15 नवंबर 2000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, कब आया? तो 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तो वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रमानुसार, मतलब बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे होगा नागालैंड, सेकंड नंबर पे हरियाणा, थर्ड नंबर पे मेघालय एंड फोर्थ नंबर पे सिक्किम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर पे होगा आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे होगा हरियाणा, थर्ड नंबर पे होगा हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ नंबर पे सिक्किम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम, घटते हुए क्रम, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 एंड सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है एंड उसका अस्तित्व में आने का वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 एंड सिक्किम 1975, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था। तो यहाँ देखिए 1948 में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ देखिए इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं होगा, ठीक है। परंतु अगर राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची आप देख सकते हैं। प्रोविंस बनने की सूची पश्चिम बंगाल बना था 15 अगस्त 1947 को और ये राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। असम प्रोविंस प्रांत बना था 15 अगस्त 1947 को और ये राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। पंजाब प्रोविंस बना था 15 अगस्त 1947 को और राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। हिमाचल प्रदेश प्रोविंस बना था 15 अप्रैल 1948 को और राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है मैसूर राज्य का निर्माण तमिलनाडु का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है असत्य है ये। एंड सेकंड है कि गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, ये सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है। हमसे पूछा गया असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, ठीक है। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। 2, 3, 4 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब। तो 1953 में ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना है, ठीक है।
फर्स्ट है, कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, गलत हो जाएगा। थर्ड है कि संसद में के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए, ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जस्टिस फजल अली आयोग के अध्यक्ष, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। ठीक है, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो यहाँ देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। ठीक है, वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी एवं कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था। परंतु नवंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, सही है। सेकेंड है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, 1 ए और बी दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक, जन्म से, वंश परंपरा से, ठीक, पंजीकरण से, देशीयकरण से, अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। ठीक है, भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने तथा भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 के अनुसार
जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक, ठीक, आवेदन से ठीक पूर्व 12 माह की अवधि तक लगातार तथा उससे पहले के 14 वर्षों में कुल 11 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। ठीक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया हो। ठीक। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संबंधी नियमों को अधिसूचित किया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट है जन्म द्वारा, ये तो सही है। देशीयकरण को, ये भी सही है। किसी भू भाग के सम्मेलन द्वारा, ये भी सही है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर, इस तरीके से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट है जन्म द्वारा, सेकंड है रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, थर्ड है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, फोर्थ है देशीकरण द्वारा, फिफ्थ है किसी भूभाग के भारत में सम्मेलन द्वारा। ठीक है। भारतीय बैंक में धन जमा करना एवं एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, फर्स्ट है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यह भी सही है। थर्ड है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये गलत हो जाएगा। सरकार की आलोचना करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। फर्स्ट है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, सेकंड है कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही है।
सेकेंड है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, गलत हो जाएगा। थर्ड है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, केवल 1। भारतीय संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58(1) क के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट है कि एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, गलत हो जाएगा, ये हमसे नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सेकंड है कि भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो जाएंगे, ये सही है। सही अर्ह नहीं है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग हैं, मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कौन होंगे। फर्स्ट है कि एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हैं। सेकेंड है कि भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तथा थर्ड है कि एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। फोर्थ है कि एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड क में उल्लिखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। सही हो जाएगा ये। ठीक है, सेकेंड है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड है कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, तो केवल 1, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371I में नागालैंड, ठीक है, 371A, असम 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371D, सिक्किम 371F, ठीक है, मिजोरम 371G, अरुणाचल प्रदेश 371H तथा गोवा 371I राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र, संघ और राज्य हैं, ठीक है, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी। वे व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है।
वहाँ प्रत्येक नागरिक जो है वह दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समूहों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता की पात्रता प्रदान करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।